गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसके बाद समझाते हैं आपको कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके अंदर लिखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस is defined as number of electric field lines crossing this surface in a direction normal to surface। देखिए क्या बोले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस। किसी भी सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बात समझिएगा, जैसे कोई सरफेस है, इसको एक सरफेस कंसीडर कर लिए, एक प्लेन कंसीडर कर लिए। अब इस प्लेन से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए इस सरफेस से इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलेंगे। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास नहीं करेगा, तब तक हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर नहीं करेंगे। मान लीजिए कुछ एंगल पे पास कर रहा है, तब भी हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। क्या बोले, जैसे अगर कोई लाइन इंक्लाइंड होके पास कर रहा है इस सरफेस से, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, लेकिन जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सरफेस को नॉर्मली पास कर रहा है, तब हम लोग उसको क्या कंसीडर करके चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका एक और डेफिनेशन है मैथमेटिकली, इट इज डिफाइंड एज a scalar product of electric field vector and area vector। देखिए जो फ्लक्स है उसको सिंबल फाई से डिनोट करते हैं। अब फाई ऐसे लिखिए या इस तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपर केस का फाई है, ये लोअर केस का फाई है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में ये अपर केस का ए है और ये लोअर केस का ए है, उसी तरीके से जनरली लेकिन बुक में ये अपर केस फाई से ही डिनोट किया जाता है। तो क्या बोले, मैथमेटिकली जो फ्लक्स है वो कैसे डिफाइन किया गया है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, E डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, EA cos थीटा, जहां पर कि थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब देखिए बच्चों लोग को यही कंफ्यूज हो जाता है कि एरिया वेक्टर है। तो देखिए अगर कोई आपसे डायरेक्टली पूछे कि एरिया वेक्टर या स्केलर, तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स में हम बहुत जगह एरिया को वेक्टर कंसीडर करके चलते हैं, और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल टू द गिवन एरिया। क्या बोले, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल टू द गिवन एरिया। जैसे ये एक एरिया है,
और इसका अगर डायरेक्शन का बात करें तो क्या होगा, नॉर्मल टू द गिवन एरिया, इस एरिया के परपेंडिकुलर। अब ऊपर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, नीचे भी परपेंडिकुलर हो सकता है, तो किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव नॉर्मल और दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अब मान लीजिए कोई सरफेस एरिया का बात हो रहा है, जैसे कोई स्फीयर है उसका एरिया का बात हो रहा है, तो एरिया के जो बाहर के तरफ परपेंडिकुलर होगा, जैसे कोई स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर जो नॉर्मल होगा बाहर के तरफ, स्फीयर के बाहर के तरफ जो नॉर्मल होगा उसको हम लोग पॉजिटिव नॉर्मल कंसीडर करते हैं, और जो स्फीयर के अंदर के तरफ नॉर्मल होगा उसको निगेटिव नॉर्मल कंसीडर करते हैं। मतलब एरिया वेक्टर के जो बाहर के तरफ वाला नॉर्मल होगा उसको पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो अंदर के तरफ नॉर्मल होगा वो निगेटिव डायरेक्शन। लेकिन ये बाहर और अंदर कब होता है, जब क्लोज्ड फिगर होता है आपके पास, जैसे स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, तो उसमें जो बाहर के तरफ नॉर्मल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव नॉर्मल, और जो अंदर के तरफ होगा वो निगेटिव नॉर्मल। अगर 2D एरिया का बात किया जाए तो कोई भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या बोले, फ्लक्स क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ई ए कॉस थीटा। थीटा जहां की क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब देखिए एरिया वेक्टर का तो डायरेक्शन फिक्स हो गया, कैसा, नॉर्मल टू द एरिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आपको दिया जाएगा। अगर यूनिट का बात करें, फ्लक्स के यूनिट का, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट बताए थे, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, इसलिए फ्लक्स का भी दो यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स। देखिए अगर क्या है, E इंटू ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एरिया के यूनिट, वही क्या होगा, फ्लक्स का यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी था, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और दूसरा यूनिट बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा यूनिट क्या बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर, और एरिया के यूनिट से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वोल्ट मीटर। तो एक यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वोल्ट मीटर, और दूसरा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर, और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो दो यूनिट हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए अभी आपको क्या बताएं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, ई ए कॉस थीटा। जैसे कि एक प्लेन कंसीडर किए जिसका कि एरिया वेक्टर है ए, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द एरिया, और इस एरिया वेक्टर से थीटा डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। क्या बोले, एक एरिया वेक्टर कंसीडर किए ए, और इस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, इस एरिया को क्रॉस कर रहा है थीटा एंगल पे, कहां से, एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अगर देखिए थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही क्रॉस करे। कुछ ऐसा केस हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाए, तब जो फ्लक्स होगा इस एरिया के थ्रू वो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। दूसरा केस देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा कितना हो जाए, 90, मतलब कुछ ऐसा केस होगा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा हो, 90 डिग्री का। तब जो आप फ्लक्स निकालिएगा वो क्या आएगा, ई ए
cos 90 और 90 का cos 90 का वैल्यू 0, तो इसलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। देखिए आपको पहले भी डेफिनेशन में बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया। देखिए इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 का एंगल बन रहा है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो एरिया के अलोंग होता है, प्लेन के अलोंग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो प्लेन के अलोंग होता है, प्लेन को इस तरीके से क्रॉस नहीं कर रहा होता है। और जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजर करते हैं तो ये देखते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है एरिया को, ना कि एरिया के अलोंग है। तो इसलिए इस केस में जब थीटा का वैल्यू 90 होगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू 0। एक थर्ड केस देखिए, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180, तब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मतलब कुछ ऐसा केस हुआ कि एरिया वेक्टर जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 का, तो जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, EA cos 180, और cos 180 का वैल्यू -1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा -EA। कब, जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो। अब देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, लिखिएगा, पहले समझाते हैं। If either electric field is not uniform or area is not a plane area, then flux is determined through very small area या very small differential area। देखिए क्या लिखे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो या तो एरिया जो है वो प्लेन एरिया ना हो, इफ आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म और एरिया इज नॉट अ प्लेन एरिया, देन फ्लक्स इज डिटरमाइंड थ्रू वेरी स्मॉल डिफरेंशियल एरिया। देखिए ये जो फॉर्मूला है EA cos थीटा, ये तभी लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म हो और एरिया है कैसा, प्लेन एरिया, तभी ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। नहीं तो पहले फ्लक्स है वो स्मॉल डिफरेंशियल एरिया DA के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे कोई एक एरिया है, प्लेन एरिया नहीं है, ऐसा ही कोई कर्व एरिया, लाइन नहीं है, इस तरीके का पूरा प्लेन है, ऐसा कर्व 3D में। अब देखिए इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करना है तो क्या करेंगे, पहले स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे। चलिए इसका स्मॉल एरिया, इस पूरे का सरफेस एरिया अगर S है तो इस स्मॉल एरिया को मान लिया DS। इससे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है जो कि एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे पास कर रहा है। देखिए फिर से बताएं कि एक एरिया कंसीडर, सरफेस एरिया कंसीडर किए हैं जो कि प्लेन नहीं है। अगर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो क्या बोलते हैं कि पहले एक स्मॉल डिफरेंशियल एरिया, अगर पूरा का सरफेस एरिया S माने हैं तो इस स्मॉल डिफरेंशियल सरफेस एरिया को DS कहेंगे। अगर ये स्मॉल सरफेस एरिया हो गया तो इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर इस एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर डायरेक्शन हो जाएगा। तो DS हो गया इस स्मॉल एरिया का डायरेक्ट एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है EV, तो इस DS के थ्रू जो फ्लक्स पास करेगा, पूरे एरिया के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है वो फाई, इस स्मॉल एरिया, इस डिफरेंशियल एरिया के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है उसको D फाई, वो क्या हो जाएगा, E डॉट DS। अब देखिए हमको तो फ्लक्स निकालना है पूरे एरिया के थ्रू, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, E डॉट DS।
अब नोट के अंदर ही एक दूसरा पॉइंट है, जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे वो क्या मिलेगा, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा पूरे एरिया के थ्रू। अब देखिए इस नोट के अंदर ही एक दूसरा पॉइंट है, इफ एरिया इज अ क्लोज्ड सरफेस एरिया then flux is written as देखिए अगर एरिया ओपन है तो पूरे एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। लेकिन एरिया अगर क्लोज सरफेस एरिया है, जैसा कि स्फीयर, क्लोज सिलेंडर, तो उसके थ्रू अगर फ्लक्स लिखना है तो हम लोग ऐसा इंटीग्रेशन सिंबल यूज ना करके क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करते हैं। यहां पर एक ऐसा सर्कल लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। इसको क्या पढ़ते हैं, सरफेस इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल। देखिए अब ये क्या है, अब इसको अब पहले से इंटीग्रेशन देख के डर लगता था, सर आप तो एक और नया इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिए। तो ऐसा नहीं है, बस ये लिखने का तरीका अलग अलग है, जो जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे ये क्लियर करते जाएंगे कि क्या है। पहले इसको इतना नोट डाउन कीजिए। देखिए अभी आपको क्या बताएं, जो डीएस कंसीडर किए थे वो क्या था, स्मॉल डिफरेंशियल एरिया। और इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें किसी सरफेस के लॉन्ग तो क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीग्रेशन करें डीएस का, जो कि कहां कंसीडर किया गया है, स्फीयर पे, स्मॉल एरिया कहां कंसीडर किया गया है, स्फीयर पे, तो टोटल सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, स्फीयर का। इंटीग्रेशन की इसको, डीएस है अगर स्मॉल एरिया ऑन स्फीयर, तो इसका अगर इंटीग्रेशन कर दिए तो क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसके केस में, इन केस ऑफ स्फीयर। अब देखिए एक और पॉइंट, अगर सरफेस इंटीग्रल करें एरिया वेक्टर का, क्या बोले, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करें किसका, एरिया वेक्टर का, किसी क्लोज सरफेस के लॉन्ग अगर एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन करें तो इसका वैल्यू आता है 0। लेकिन अगर हम किसी सरफेस के लॉन्ग क्लोज सरफेस इंटीग्रल करें स्मॉल एरिया का, तब ये 0 के बराबर नहीं होता है। देखिए क्या बोले, जैसे अगर स्फीयर कंसीडर किए और इस पे एक स्मॉल एरिया कंसीडर किए डीएस, अगर एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन स्मॉल एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन करें, कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, तब जो उसका वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, 0। लेकिन अगर नॉर्मल एरिया का इंटीग्रेशन करें, कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, तब वो 0 नहीं मिलता है। यहां पर देखें कि अगर सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करें क्लोज सरफेस के लॉन्ग तो वो क्या मिलेगा, उसके एरिया का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे 4 पाई आर स्क्वायर मिला यहां पर इन केस ऑफ स्फीयर। लेकिन अगर एरिया वेक्टर का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तब उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब ऐसा क्यों, जैसे समझिए, एक एग्जांपल समझा रहे हैं स्फीयर के थ्रू। यहां पर मान लीजिए आप एक स्मॉल एरिया कंसीडर किए, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द एरिया। स्टार्टिंग में बताए थे कि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वो होता है, वो कहां होता है, क्लोज सरफेस के बाहर के तरफ होता है। तो ये क्लोज सरफेस है, बाहर के तरफ क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डीएस। उसी तरीके से अगर यहां पर स्मॉल एरिया कंसीडर किए तो डीएस, अगर यहां पे कंसीडर किए होते तो डीएस इस तरफ हो जाता, यहां पे कंसीडर किए होते तो डीएस इस तरफ हो जाता। तो
तो देख सकते हैं हर एक स्मॉल डिफरेंशियल एरिया के लिए जो ds वेक्टर है उसको कैंसिल करने वाला एक दूसरा ds वेक्टर प्रेजेंट है। देखिए अगर वेक्टर बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर स्केलर एडिशन करेंगे, इंटीग्रेशन मींस व्हाट, एडिशन, इस स्मॉल डिफरेंशियल एरिया का एडिशन किए हैं, तो अगर स्केलर एडिशन करेंगे तो ये एरिया आपस में जुड़ जाएगा। जब एरिया को स्केलर मान के चलेंगे। लेकिन अगर एरिया को जब वेक्टर मान के चलेंगे तब क्या होगा, हर एक एलिमेंटल एरिया, हर एक स्मॉल एरिया के लिए एक दूसरा एरिया प्रेजेंट होगा जो कि एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। जैसे यहां पर अगर आप एरिया कंसीडर किए हैं ds, तो इसके लिए एक जस्ट इसके पीछे एक एरिया वेक्टर प्रेजेंट होगा जो कि एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर आप एरिया को वेक्टर के जैसा ट्रीट ना करके तब इंटीग्रेशन किए हैं तब उसका वैल्यू 0 नहीं मिलेगा। अब देखिए एक और पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू आया वो क्या आया, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म करने का मतलब इंटीग्रेशन से यूनिफॉर्म, वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा। देखिए क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है इंटीग्रेशन से तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला E डॉट ds। ऐसा कब लिख सकते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज यूनिफॉर्म। तब E को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिए। तो अभी बताएं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर क्या होता है, 0। तो जो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा वो 0। देखिए क्या बताएं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है कब, क्लोज सरफेस के अलोंग जब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। ये इंटीग्रेशन का साइन कब यूज करते हैं, जब हमको क्लोज सरफेस के अलोंग फ्लक्स निकालना रहता है। अब क्लोज सरफेस के अलोंग हम लोग फ्लक्स निकालने जा रहे थे, लेकिन क्या देखें कि ई वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म है, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिए। जैसे ही ई वेक्टर को इंटीग्रेशन के बाहर लिए तो ds वेक्टर का तो जो क्लोज इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 0। तो फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो इस पॉइंट से हम क्या कंक्लूड किए, इफ अ क्लोज सरफेस is placed in an uniform electric field, then electric flux through the surface is 0। देखिए क्या बोले कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक क्लोज सरफेस प्लेस्ड कर दिए, अब ये स्फीयर है, क्या कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस क्लोज सरफेस को पुट कर दिए, तो देखिए इससे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रहा है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी निकल रहा है। देखिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्फीयर के इंटर भी कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्फीयर से बाहर भी निकल रहा है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0। कैसा भी क्लोज सरफेस हो, अगर हम लोग उसको क्या करें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होगा, नेट फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस इज 0। जैसे एक क्यूब कंसीडर किए, अब इस क्यूब को क्या किए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, तो देख सकते हैं जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब के अंदर इंटर हो रहा है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्यूब के बाहर भी निकल रहा है। तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या हो गया, 0। नेट फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर 0,
नेट फ्लक्स थ्रू Q इज 0। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वैल्यू तभी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। देखिए जो बात बताएं सब कुछ नया नया है आपके लिए, इसलिए बार बार बता रहे हैं। अब सरफेस इंटीग्रल न्यू है आपके लिए। डीएस स्मॉल एरिया डिफरेंशियल एरिया कंसीडर किए, उसका सरफेस इंटीग्रेशन किए। तो जैसे ही डीएस स्मॉल एरिया का सरफेस इंटीग्रल किए हमको क्या मिल गया, टोटल सरफेस एरिया। जैसे एग्जांपल के लिए बताएं 4πr², किसके केस में मिलेगा, स्फीयर के केस में। अब एक और बात बताएं कि अगर सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर का करें, क्या बोले, सरफेस इंटीग्रल अगर एरिया वेक्टर का करें तो जो नेट एरिया मिलता है वो क्या होता है, 0। अगर सरफेस इंटीग्रल नॉर्मल एरिया करे वेक्टर के फॉर्म में नहीं, तब वो 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे यहां पर किए थे तो 4πr² मिला। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे बताएं कि अगर कोई स्फीयर कंसीडर किए तो यहां पर अगर स्मॉल एरिया ds कंसीडर किए तो इसका एक डायरेक्शन होगा जो कि कहां होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द स्फीयर, आउटवर्ड फ्रॉम द एरिया। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है अगर क्लोज सरफेस के अलोंग देखें तो वो बाहर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, अगर अंदर की तरफ कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। लेकिन हम लोग हमेशा बाहर की तरफ ही कंसीडर करते हैं। तो हर एक स्मॉल एरिया के लिए एक दूसरा स्मॉल एरिया प्रेजेंट होगा जो कि इसको कैंसिल आउट कर देगा। जैसे अगर यहां पर आप देखिए ds बोर्ड के बाहर के तरफ, तो एक बोर्ड के अंदर के तरफ भी एक ds एरिया वेक्टर होगा जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। वैसे ही पूरे स्फीयर में जहां भी आप एक स्मॉल एरिया ds वेक्टर कंसीडर करिए तो उसके लिए एक दूसरा वेक्टर प्रेजेंट होगा जो कि दोनों को कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, 0। लेकिन अगर स्केलर इंटीग्रेशन कीजिएगा यानी स्केलर एडिशन कीजिएगा सरफेस एरिया स्मॉल ds का, तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या बताएं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल E.ds। फ्लक्स क्या होगा, E बाहर निकल जाएगा कब, अगर E यूनिफॉर्म है तब वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा। तो ds वेक्टर का इंटीग्रेशन बताए थे 0 होगा। इसलिए क्या हो गया, ये 0 हो गया पूरे फ्लक्स का वैल्यू। लिख दिए इसी बात को वर्ड में, इफ अ क्लोज सरफेस इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0। अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप क्लोज सरफेस प्लेस्ड कर दीजिए तब उसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। दो बात ध्यान रखना है, क्लोज सरफेस को पुट करेंगे तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। दूसरा बात यह कि कहां पुट करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अभी आप लोगों को क्या बताएं कि एक जो फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया E.ds 0 हो जाएगा। क्या बताएं, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया 0 हो जाएगा कब, इफ E इज यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तब क्या होगा, जो फ्लक्स का वैल्यू होगा क्लोज सरफेस के अलोंग वो 0 हो जाएगा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू ही 0 हो जाए। क्या बोले, दो केस हो सकता है कि अगर E यूनिफॉर्म है तब भी फ्लक्स 0, जब E 0 है तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 किसी क्लोज सरफेस के अलोंग। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्लक्स का वैल्यू 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्लक्स का वैल्यू 0 है, तो बच्चों के दिमाग में पहला डेफिनेशन ये आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो मान लेते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्लक्स का वैल्यू 0 है तो उसका मतलब दो बात हो सकता है, आइदर E इज यूनिफॉर्म और आइदर E वेक्टर इज 0। दैट इज if flux is equals to 0 then electric field vector may or
मे नॉट बी जीरो। देखिए क्या बताए कि जो फ्लक्स का वैल्यू होता है क्लोज सरफेस के अलोंग, वो क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा कब, जब ई यूनिफॉर्म होगा। इसको अभी एक्सप्लेन कर दिए थे, ई यूनिफॉर्म होता है तो ई वेक्टर बाहर निकल जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर क्या होता है, जीरो, इसलिए फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स का वैल्यू तब भी जीरो होगा जब डायरेक्टली ई जीरो हो जाए। तो क्वेश्चन में जब भी दिया हो कि फ्लक्स का वैल्यू जीरो है तो जल्दी से ऐसा नहीं सोच लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट माइंड में स्ट्राइक करता है वो यही करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है। अगर फ्लक्स का वैल्यू जीरो है देन ई मे और मे नॉट बी जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं है। अब एक क्वेश्चन छोटा सा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the given area देखिए क्या बोले, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया। यहां पर एक एरिया दिया हुआ है, स्क्वायर एरिया है जिसका कि साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। क्या बोले, एक स्क्वायर एरिया दिया हुआ है जिसका साइड लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। एरिया वेक्टर से 60 डिग्री इंक्लाइंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 20 वोल्ट पर मीटर। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बताए थे ई ए कॉस थीटा। अब यहां पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि प्लेन एरिया है। ई का वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर, एसआई में है। एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर के लिए, साइड का स्क्वायर 10 इंटू 10, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। कॉस थीटा यानी कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ये 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, ये 100 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 10 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 0.1, और यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर में, इसलिए यहाँ पर वोल्ट मीटर वाला यूनिट लिख दिए। वैसे बता चुके हैं कि जो फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है, दो यूनिट होता है। देखिए क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक यूनिट ये हो जाएगा और दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर वाला। अगर यूनिट पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वोल्ट पर मीटर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ अगर मीटर स्क्वायर पुट कर दिए तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वोल्ट मीटर। तो ये आ गया फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक आध क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कर रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई क्यूब है जिसको कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिए, पूछ रहा है इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, देखिए क्या निकालना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो क्या करेंगे 4 टाइम्स फ्लक्स थ्रू परपेंडिकुलर सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस। देखिए क्या बोले कि इस क्यूब के थ्रू हम लोगों को क्या निकालना है, नेट फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का क्या मतलब कि हर सरफेस, इस पूरे सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका फ्लक्स होगा। अब देखिए कि अलग अलग सरफेस के अलोंग हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, और फिर सबको नेट समेशन कर दे रहे हैं। तो
परपेंडिकुलर सरफेस, देखिए यहां पर क्यूब कंसीडर किया गया है, यानी हर एरिया का जो वैल्यू है वो a होगा और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेफ्ट सरफेस का अगर डायरेक्शन देखें तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट सरफेस का डायरेक्शन देखें तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसी तरीके का टॉप, फ्रंट, बॉटम और बैकवर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर तो होगा सरफेस के, लेकिन कैसा होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है क्यूब, और क्यूब क्लोज सरफेस के कारण बताए थे जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। ये क्यूब कैसा है, क्लोज फिगर है, तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, सरफेस पे नॉर्मल तो होगा लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड नहीं। तो इधर का अगर सरफेस का एरिया वेक्टर देखें तो परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, राइट सरफेस का देखें तो परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, उसी तरीके से अगर टॉप का देखें तो परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, बॉटम का देखें तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड टू द सरफेस, फ्रंट का देखेंगे तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, बैक का देखेंगे तो परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। मतलब इनवर्ड करने का मतलब बोर्ड के इनवर्ड एरिया के आउटवर्ड ही है। तो इस तरीके से हर सरफेस का क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो देखिए ये जो चार सरफेस है, लेफ्ट और राइट को छोड़ के बाकी जो चार सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। देखिए ये टॉप वाला जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री। फ्रंट का अगर देखिए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स है, दोनों के बीच में 90 डिग्री। बॉटम का देखिएगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में 90 डिग्री। उसी तरीके से बैक फेस का देखिएगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। लेफ्ट फेस का देखिएगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 180 डिग्री और राइट फेस का देखिएगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होगा, EA cos थीटा। तो ये चार सरफेस के लिए 90 डिग्री, लेफ्ट सरफेस के लिए जो थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री और राइट सरफेस के लिए जो थीटा का वैल्यू है वो 0 डिग्री। cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 प्लस cos 180 का वैल्यू होगा -1, तो ये हो जाएगा -EA। cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा EA। नेट समेशन कीजिएगा तो 0। ऐसे भी आपको हम बताए थे कि अगर किसी क्लोज फिगर के अलोंग, क्लोज फिगर को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 0 होता है। तो आप वैसे भी देख सकते हैं और ये सॉल्व करके भी दिखा दिए, किसी भी क्लोज फिगर के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 0। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे और भी न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उसके पहले एक लॉ है गॉस लॉ, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग इसके आगे और भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अभी नोट डाउन कर लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।